हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 सत्र का है। दोस्तों 2022 सत्र में यह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ था, यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी में ये 2022 सत्र में आयोजित हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिनका इस बार एग्ज़ाम ओएमआर सीट पर होना है, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से दोस्तों आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछ रही है। लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन पेपर से रिपीट होंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूर्णतया सॉल्व करिएगा। आज की इस क्लास में मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ। आपको बता दूँ, जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ डीडी यूनिवर्सिटी के जुड़ चुके हों, या फिर आप अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हों, या फिर आप आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 2022-23 सत्र में जो पेपर होना है, यानी कि 23 सत्र में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जब तक का कोई नोटिस ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। बाकी आप सब अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव मोड में ही तैयार करिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की क्लास आपको नियमित यहाँ पर मिलेगी। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन पेपर, और सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है एनईपी के अकॉर्डिंग, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है, ओके। और इस क्वेश्चन पेपर में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये डीडी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको यहीं पर एक बात और क्लियर कर दूं, केवल दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर पैटर्न की इनकी बात किया जाए तो यहाँ पर 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होते हैं, यानी एमसीक्यू मोड में होते हैं, और बाकी आपका बचता है 15 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 1.5 नंबर के होते हैं, यानी कि ये 60 नंबर का आपका होता है ऑब्जेक्टिव, और 15 नंबर का लिखित होता है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें केवल और केवल 40 आएगा। बाकी राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 75 प्रश्न आएंगे, ठीक है। बाकी आपका जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ भी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास रहेगा। सभी लोग आंसर भी करते रहेंगे जिनको इसका आंसर पता है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि रेड्यूसिंग शुगर विल बी, एक रेड्यूसिंग शुगर करेगा, रेड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन देगा, या फिर रेड्यूसेस टॉलरेंट एजेंट, या डू नॉट रेड्यूसेस फेलन सोल्यूशन, या बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों आपको बता दें, जो रेड्यूसिंग शुगर है वो रेड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन और रेड्यूसेस टॉलरेंट एजेंट, ये दोनों प्रोडक्ट करता है। ये क्या करता है, या रेड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन को और रेड्यूसेस टॉलरेंट अभिकर्मक को रेड्यूस करता है। इसीलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है आपका, स्टार्च गिव ऑन हाइड्रोलिसिस, स्टार्च हाइड्रोलिसिस पर देता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, या नन ऑफ दीज। तो अगर बात किया जाए स्टार्च की, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या स्टार्च, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या ये मोनोसैकेराइड है, ऑलिगोसैकेराइड है, या फिर ये पॉलीसैकेराइड है। तो दोस्तों जब स्टार्च की बात हो तो स्टार्च नॉन शुगर के अंतर्गत आता है। ये अमॉर्फस टेस्टलेस होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि अघुलनशील होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज आदि ये सभी पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो स्टार्च आपका क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। और स्टार्च का जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस हम जब करवाएंगे, ठीक है, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे किसका, स्टार्च का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब देख लेते हैं स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6 होता है, H10 और O5 होता है, प्लस H2O, ठीक है। अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं केवल और केवल हाइड्रोलिसिस, तो आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है।
तो अब O6 यहाँ पर चाहिए, तो H2O के साथ हम क्या करा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे यानी जल अपघटन करा देंगे। तो जब जल अपघटन करा देंगे तो हमें ग्लूकोज यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं। तीसरा प्रश्न आपका है सुक्रोज इज ए, सुक्रोज है क्या, ये डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या नॉन ऑफ दीज। तो अगर बात किया जाए सुक्रोज की, तो सुक्रोज आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है आपका। और सुक्रोज का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11 होता है। ठीक है, ये आपका डाइसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स आर, सल्फोनामाइड्स पूछा गया है क्या ये एंटी प्रोटोजोयल है या एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एंटी मलेरियल एजेंट या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स की अगर बात किया जाए तो सल्फोनामाइड क्या है आपका, सल्फोनामाइड जो है ये एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। ध्यान रखिएगा, सल्फोनामाइड एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि द एंटी फंगल एजेंट एट द ड्रग्स इम्प्लाइड इन ट्रीटमेंट ऑफ, एंटी फंगल एजेंट निम्नलिखित के उपचार नियोजित दवाएं हैं। ये कवक संक्रमण की दवा है या वायरल संक्रमण या फिर गंभीर संक्रमण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक संक्रमण। एंटी फंगल एजेंट जो है वो कवक संक्रमण की नियोजित मेडिसिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है जो कि पूछा गया है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, इज मेड बाय द एस्टिलेशन सैलिसिलिक एसिड विथ एस्टिक एनहाइड्राइड, यानी एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड को एसिटाइलेट करके क्या बनाया जाता है। तो एसिटाइलेट करके एस्पिरिन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एस्पिरिन बनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन इज करेक्ट ऑप्शन। जब भी एस्टिक एनहाइड्राइड की बात हो, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड को एसिटाइलेट करके क्या बनाया जाएगा, तो क्या बनेगा, एस्पिरिन बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की संरचना, न्यूक्लियोसाइड की संरचना क्या होगी। तो ऑप्शन दिया गया शुगर प्लस फास्फेट, बेस प्लस शुगर या फिर बेस फास्फेट या फिर बेस शुगर प्लस फास्फेट। तो अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड की संरचना की, तो दोस्तों इसकी जो संरचना होती है वो बेस प्लस शुगर होती है। क्या होती है, बेस प्लस शुगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड की संरचना। यहाँ पर है न्यूक्लियोटाइड की संरचना पूछी गई है। तो न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है वो बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट होती है। क्या होती है, बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट होती है। अगर यहीं पर न्यूक्लियोसाइड की पूछी जाए तो बेस प्लस शुगर होती है, ध्यान रखिए। लेकिन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड की बात हो तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा बेस और शुगर और फास्फेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर न्यूक्लियोसाइड की बात हो तो न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर होगा। ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड पूछा गया है तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है AMP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMP। AMP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है एडानिन मिनी फास्फेट या फिर एल्डिहाइड मोनोफास्फेट, ऑप्शन सी है एल्कोहल मोनोफास्फेट, और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों AMP का जो फुल फॉर्म है ना तो एडानिन मिनी फास्फेट, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। ठीक है, एडानिन मिनी फास्फेट ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। किसी ने टिक किया है जिसका ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन संभवतः ये ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होती है दोस्तों वो होती है एडनोसाइन मोनोफास्फेट। ठीक है, मोनोफास्फेट होता है AMT का फुल फॉर्म। और जो एडनोसाइन मोनोफास्फेट है एक प्रकार का कार्बनिक रसायन है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, नन ऑफ दीज, यहाँ पर डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के अपवाद प्रश्न आपको मिलेंगे, आपको लगेगा कि ऑप्शन यही सही है, लेकिन ऑप्शन नन ऑफ दीज भी कभी कभी सही होता है, ज़्यादातर प्रश्न दे देते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न पूछा गया, फॉर ए क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर, घन प्रणाली के लिए अक्षीय अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो अक्षीय अनुपात दिया गया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अक्षीय कोण अब आपको बताना है। किसी भी घन प्रणाली के लिए अक्षीय अनुपात जो है वो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अक्षीय कोण इसका क्या होगा। तो इसका जो अक्षीय कोण होगा दोस्तों वो होगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया, फॉर द ट्राइक्लिनिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर ए इक्वल टू ए इज डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज डज नॉट इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल। ट्राइक्लिनिक प्रणाली के लिए अक्षीय जो अनुपात है वो ए जो है नाट यानी कि नॉट इक्वल टू, यानी कि ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, तो इसका अक्षीय कोण क्या होगा। तो इसका जो अक्षीय कोण होगा वो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी एंगल जो हैं वो नॉट इक्वल, यानी सभी एंगल बराबर नहीं होंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका डी नंबर, नन ऑफ दीज, ओके। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस आर यूज इन द पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो किरण का उपयोग किया जाता है वो है मोनोक्रोमेटिक रेस। किसका, मोनोक्रोमेटिक रेस का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर 1 हो जाएगा ए। दूसरी बात बता दूं, आपका यूनिट नंबर 5 जो है वहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाएंगे, लगभग 4 प्रश्न आएंगे। पहला ये आप देख सकते 2 प्रश्न सेम ही तरह से पूछे गए, और यही दोनों प्रश्न आपको 2023 सत्र में ऑल यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला प्रश्न आप तैयार करना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर ये 2 प्रश्न आपने देख लिया तो यही पूछा ही जाता है, ओके। तो अब 12 नंबर, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है, तो मोनोक्रोमेटिक रेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है, इन NaCl द क्लोराइड आयन ऑक्यूपाई द स्पेस इन द फैशन ऑफ, यानी NaCl में क्लोराइड आयन इस प्रकार स्थान घेरते हैं। NaCl में क्लोराइड आयन किस प्रकार स्थान घेरते हैं, तो स्थान किस प्रकार से घेरते हैं दोस्तों, FCC, फेस क्यूबिक सेंटर्ड के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, इन ब्रैक्स इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा एन रिप्रेजेंट। ब्रैक्स के समीकरण में एन क्या दर्शाता है, जो एन दिया गया है, ठीक है। आप सबको पता है ब्रैक्स का इक्वेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। तो इसमें जो एन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। इन ब्रैक्स इक्वेशन एन इज रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अभी तक ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब का क्रम दर्शाता है ब्रैक्स के इक्वेशन में एन का, एन जो है, ठीक है ना। बहुत लोग तो टिक किए होंगे द नंबर ऑफ मोल, बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, और प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को भी नहीं दिखाता और ना ही अवोगाद्रो नंबर को दिखाता, ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाता है ब्रैक्स इक्वेशन में एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, ओके। 15वां प्रश्न है कि द ब्रैक्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे के विवर्तन के लिए ब्रैक का समीकरण क्या है। तो एक्सरे के डिफ्रैक्शन के लिए जो ब्रैक का समीकरण है वो है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्या है दोस्तों, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, करेक्ट जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, आपने देखा अभी तक के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं
वो सभी आपके इसी से पूछे जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 से। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट नंबर 5। ओके, यूनिट नंबर 5 से ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ओके, तो 5वीं यूनिट यानी सॉलिड स्टेट आपको अच्छे से तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इन NaCl। NaCl में Na+ का आपको ज्ञात करना है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NaCl में Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। इसलिए यहाँ पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर। समरूपता के तत्व, समरूपता के तत्व पूछे गए, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपका हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों जो आपके हैं ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन सा आंसर टिक करेंगे, डी नंबर, यानी ऑल ऑफ दीज, सभी, ये सभी समरूपता के तत्व हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव। एमॉर्फस ठोस में नहीं होता है। सब मेल्टिंग पॉइंट या करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल स्पेस, या ऑप्शन सी है आपका रेगुलेटरी ऑफ द स्ट्रक्चर, या ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी सभी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ना तो एमॉर्फस ठोस में तीव्र गलनांक होती है, ना ही इसमें विशेष ज्यामितीय आकार होती है, और ना ही इसकी संरचना जो होती है वो नियमित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड अणु है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉलीएमाइड अणु है। ऑप्शन ए है टेरिलीन, बी दिया गया है पॉलीस्टीरीन, सी आपका है नायलॉन 6 और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बता दें, इनमें से पॉलीएमाइड जो अणु है 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन 6। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। ठीक है, पॉलीएमाइड अणु जो है वो नायलॉन 6 एक प्रकार का क्या है, पॉलीएमाइड अणु है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। रबर जो है किसका बहुलक है, पायरीन का, आइसोप्रीन का, या यूरीन, या फिर थाइलीन। तो रबर जो बहुलक है दोस्तों, रबर बहुलक किसका है, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ऐसा बर्तन जो ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, यानी कि उसमें ऊष्मा का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि जो कुकर में रबड़ लगता है, आपने देखा होगा कुकर में रबड़, और कुछ कुकर हैं जो अब पॉलीस्टीरीन के बने आते हैं। किसके, पॉलीस्टीरीन में, जैसे कि ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, वो ब्लैक कलर के होते हैं, उनमें ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, और बहुत ही कठोर पदार्थ होते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका पीवीसी, दूसरा है पॉलीस्टीरीन, सी है पॉलीटेट्रोफ्लोरोइथिलीन, और सी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, पॉलीटेट्रोएथिलीन का प्रयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है। ठीक है, पॉलीटेट्रो जो एथिलीन है ये टेफ्लॉन होता है। क्या होता है, टेफ्लॉन, जिसका जो फार्मूला होता है ये होता है C2F4, इसका फार्मूला होता है C2F4N, इसका फार्मूला होता है। ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम नॉन स्टिक कुकवेयर यानी बनाने में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन, सी। अगर यहाँ पर टेफ्लॉन होता तो टेफ्लॉन इज करेक्ट आंसर होता। ठीक है, चलिए, टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का यूज़ किस में किया जाता है, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पूछा गया है कि बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग
इट विथ, ठीक है। बेकेलाइट फिनोल से अपक्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है। जब बेकेलाइट का क्या कराएंगे, फिनोल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन भी करवा लेते हैं। बेकेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5O C6H5 CH2 माफ करिएगा CH2OH, ये होता है, एक बार पुनः लिखूँगा कि C6H5O CH2OH, ये होता है बेकेलाइट का फॉर्मूला। और फिनोल का फॉर्मूला आप सब जानते होंगे C6H5OH होता है, ठीक है। अब इनका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, HCHO मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और हमें जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा C6H5 का होल टाइज प्लस H2O बच जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक बहुलक है। सिंथेटिक बहुलक इनमें से कौन सा है, सेलुलोज, PVC, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का, वो बी, PVC जो है एक प्रकार का सिंथेटिक बहुलक है। PVC क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक बहुलक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीएस्टर, स्टार्च, नायलॉन 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है स्टार्च। स्टार्च जो है एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। क्या है, प्राकृतिक बहुलक है स्टार्च। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि पूछा गया है कि द मोनोमर ऑफ PVC का मोनोमर कौन सा है। एथिलीन, वाइनिल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोएथिलीन या फिर साइट्रीन। तो आपको बताना है भाई PVC का मोनोमर। तो PVC का जो मोनोमर है वो है वाइनिल क्लोराइड, क्योंकि वाइनिल क्लोराइड के द्वारा PVC का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब भी मोनोमर पूछा जाए PVC या वाइनिल क्लोराइड का मोनोमर तब भी PVC, और PVC का मोनोमर तब फिर वाइनिल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकॉल और किसका एक संघनन बहुलक है। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकॉल और किसका यानी बेंजोइक एसिड का, या फिर पैथेलिक एसिड का, या सैलिसिलिक एसिड का, या फिर आपका है टेरेथेलिक अम्ल का। इनमें से किसका जो है एक प्रकार का संघनन बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये आपका टेरेपैथेलिक एसिड, टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेपैथेलिक एसिड का बहुलक है, यानी एक प्रकार का संघनन बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि पूछा गया है, F2C = CF2 इज ए मोनोमर ऑफ, ठीक है। ये किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का, नायलॉन 6, ब्यूना 5 या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है दोस्तों वो ए है, टेफ्लॉन का। F2C = CF2 जो है ये एक प्रकार का मोनोमर है, किसका, टेफ्लॉन का। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार रिपीट होने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, पॉलीफास्जीन आर आल्सो कॉल्ड। पॉलीफास्जीन को क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर या पॉलीमर या नन ऑफ दीज। तो पॉलीफास्जीन को दोस्तों इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सही जवाब है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है जो कि पूछा गया था, द कैटालिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसिलिकॉन्स इज। सिलिकोसेन बनाने में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक। तो बेंजिल यहाँ पर है बेंजाइल पराक्साइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX, और सी दिया गया है TiCl4 और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। 29 नंबर क्वेश्चन में पॉलीसिलिकॉन बनाने में जो प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है वो है RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट का
उपयोग किया जाता है, यानी ये ग्रिग्नाट रेजेंट उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है पॉलीसिलिकॉन के निर्माण में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रिग्नाट रेजेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है जो कि पूछा गया है, सिलिकॉन्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इन द मेन बैकबोन चैन। मुख्य श्रृंखला में किसकी अनुपस्थिति के कारण सिलिकॉन को कार्बनिक बहुलक कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन एटम की अनुपस्थिति, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की अनुपस्थिति के कारण सिलिकॉन को अकार्बनिक बहुलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, कार्बनिक परमाणु। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज। जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक इनमें से कौन सा है? तो जिगलर नट्टा उत्प्रेरक जो है वो है R3AlTiCl4, ये जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में ये रिपीट होना है इस बार। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पूछा गया है, मैलेकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ। मैलेकाइट ग्रीन जो है किसके संघनन द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक है, बेंजल्डिहाइड एंड डाइमेथिलीन, या ऑप्शन बी है फॉर्मेल्डिहाइड और मेथिल एनिलीन, या ऑप्शन सी दिया गया है कि ऑप्शन सी आपका दिया गया है दोस्तों एस्टिल्डिहाइड और डाइमेथिल एनिलीन, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैलेकाइट ग्रीन जो है ऑब्टेंड होता है कंडेंसेशन, किसके कंडेंसेशन से? बेंजल्डिहाइड और डाइमेथिल एडिलीन के कंडेंसेशन से हमें मैलेकाइट ग्रीन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि पूछा है, विच इज ए बेस डाई। इनमें से कौन सी एक बेस डाई है? यहाँ पर दिया गया है एनिलीन, येलो, इंडिगो या फिर एलिजरीन, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो है एलिजरीन। एलिजरीन को बेस डाई के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बेस डाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है जो कि पूछा गया, विच इज ए वेट डाई। इनमें से कौन सा एक वेट डाई है? पहला ऑप्शन है फिनोल्फथीन, इंडिगो, एलिजरीन या नन ऑफ दीज। तो किसको वेट डाई के रूप में जाना जाता है? तो वेट डाई को इंडिगो, जो आपका इंडिगो है इसको वेट डाई के रूप में जाना जाता है, इंडिगो। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, इंडिगो। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि पूछा गया है कि फिनोल्फथीन किस वर्ग के डाई से संबंधित है? टू विच क्लास ऑफ डाई डज फिनोल्फथीन बिलोंग। ऑप्शन दिया गया है आपका थैलिन डाई, एजो डाई या नाइट्रो डाई, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है थैलिन डाई। फिनोल्फथीन थैलिन डाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एजो ग्रुप इस। एजो ग्रुप, इनमें से एजो ग्रुप कौन सा है? तो ये तो आपका एजो ग्रुप होगा नहीं, ना ही ये आपका एजो ग्रुप है और या ना ही ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए NO2 नाइट्राइट, NO बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर CH2NH2 है, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो एजो ग्रुप है वो है N डबल बॉन्ड N। यहाँ पर जो ये है N, देखिए जो N है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N डबल बॉन्ड N, ये रिप्रेजेंट कर रहा है या तो कोई एल्किल समूह या तो फिर कोई कार्बन। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाए। एजो ग्रुप को यही ये जो है ये एजो ग्रुप शो करता है, प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, एजो ग्रुप इस। ओके, 37 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया विच इज मोनोसैकेराइड। इनमें से मोनोसैकेराइड कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इनमें से ये दोनों आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एक प्रकार के मोनोसैकेराइड हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी आर मोनोसैकेराइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि पूछा गया था, कैन शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव।
कैन शुगर का अगर हम जल अपघटन करवा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो कैन शुगर का आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है, C12H22O11 होता है। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी H2O के साथ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए भैया क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। H2O के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला जानते हैं, सेम ही होता है, C6H5OH होता है, माफ़ करिएगा ये तो फिनॉल का है, C6H12O6 होता है ये ग्लूकोज का और सेमी फ्रक्टोज का। लेकिन ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है और फ्रक्टोज जो है वो कीटो ग्रुप कंटेन करता है, यानी कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है। तो जब हम कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइसिन, इनमें से ग्लाइसिन कौन सा है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CH2COOH होता है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। यही ठीक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ग्लाइसिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला, इसकी प्रिपरेशन मेथड आप तैयार कर लीजिएगा। एक रिएक्शन भी दे सकता है, पूछ सकता है कि इसको बैलेंस करिए। तो ऑप्शन नंबर सी, 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि पूछा गया है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज नेचुरल बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ। ग्लाइसिन के जलीय विलयन किसके बनने के कारण उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लाइसिन में जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या बन जाता है जिसके कारण वह उदासीन हो जाता है। क्या कार्बोनियम आयन या ज्विटर आयन या कार्बोनियम आयन या फिर मुक्त कण। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन की उपस्थिति में जब ग्लाइसिन का जब ग्लाइसिन के जलीय विलयन में ज्विटर आयन की उपस्थिति हो जाती है तो ये उदासीन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 40 प्रश्न दिए गए थे DD यूनिवर्सिटी में, और जो भी DD यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप सब में लगभग यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होंगे इसी क्वेश्चन पेपर से। अदर यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल या आगरा यूनिवर्सिटी, तो आप सबके जो एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से 20 से 25 प्लस यानी कि 20 प्लस क्वेश्चंस रिपीट होने हैं। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। आज की इस क्लास में आपको सीखने को मिला होगा कि आपको ये जानने को मिला कि क्वेश्चंस के टाइप्स क्या हैं, यानी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब जब आपको क्वेश्चंस के प्रकार पता चल जाएंगे तो आप अपनी तैयारी और बेटर ढंग से कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार के जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। इस बार जितने भी प्रीवियस ईयर 2022 सत्र के क्वेश्चन पेपर हैं सभी प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव मोड में जो भी कराए गए हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। और जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर है किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव मोड में तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया 9984947535 पर आप भेज सकते हैं, उसको मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र छात्रा हैं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।